दो चीज़ देखनी है हमें इसमें। देखिए, एक जो असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है, इसमें भी ये आप जो देखते हैं छोटे छोटे, ये सब इसके फूल होते हैं जो बाद में बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए बच्चों, ये कैमराना मोंटाना है और ये आपके आसपास आपको ज़रूर मिल जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आ गई हूँ मैं आपका आज का दिन बायो के नाम करने, और लेकर आए हम वही बायो की ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है पेड़ पौधों से। और चैप्टर पता है आपको कौन सा चल रहा है? हम पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5th का L12। ठीक है, 12 लेकर आए हैं। और क्या है चैप्टर ये तो आपको पता ही है। और जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लोरेंस यानी कि पुष्पक्रम। अब सब कुछ कर लिया, अब बारी है सबसे आकर्षक चीज यानी कि पौधे का सबसे आकर्षक पार्ट जिसको हम पुष्प कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले। और साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम यानी कि रेसिमोस टाइप के पुष्पक्रमों के बारे में। ठीक है, क्या है पुष्पक्रम पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पुष्पक्रम जो है, नाम से आपको लग रहा होगा कि कोई पुष्पों का क्रम होगा, तो आप बिल्कुल सही है। और अगर आपको इन्फ्लोरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन हमें ढंग की देनी पड़ेगी क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट हैं। क्या है पुष्पक्रम जरा देखिए। पौधे में पुष्पीय अक्ष यानी कि फ्लोरल एक्सिस। अब क्या है पुष्पीय अक्ष? जिस पर पुष्प लगा रहता है। ठीक है, तो पौधे के पुष्पीय अक्ष यानी कि जहां पे पुष्प लगा रहता है, पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को कि हम उसको कैसे लगा रहे हैं। हम तो क्या लगा रहे हैं? प्रकृति लगा रहे हैं। और प्रकृति की खूबसूरती आप देखेंगे कि आपको हर पौधे में पुष्पों का क्रम जो है वो अलग अलग मिलेगा, और यही उनकी खूबसूरती है। और उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी, एक बार हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है, आपको डेमो भी दिखाऊंगी उन फ्लावर्स का जो जो अभी अवेलेबल है। देखो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों का सीजन नहीं होता है, तो मैं चाहकर भी अब उसको नहीं ला सकती, तो वो मेरी मजबूरियां हैं कि सीजन में नहीं है तो मैं उसको नहीं दिखा सकती। लेकिन जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो मुझे मिल जाए। जिस पुष्प अक्ष पर पुष्पक्रम बनता है उसे पुष्पवृंत या रिसेप्टिकल कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने एक बार के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है जिस पुष्प अक्ष पर पुष्पक्रम लगता है, यानी कि वह अक्ष जिस पर सारे पुष्प लगे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। इसके लिए दो और टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। एक टर्म जो है वो अभी आप लिखेंगे, इसको कहते हैं पेडंकल। अब क्या है, अभी एक और वर्ड आने वाला है, शब्द आने वाला है, पेडिसेल। ठीक है, ये पुष्प वृंत भी है। देखो हिंदी में तो क्या है, गड़बड़ कर रखी है बहुत सारी। वैसे तो इसको पुष्पक्रम वृंत बोलना चाहिए था, लेकिन क्या ही कहे, अब मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इंग्लिश वाला थोड़ा सा याद रखें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने रिसेप्टिकल पढ़ा है, अभी मैंने इसी के लिए आपको एक और वर्ड बताया है पेडंकल, और एक और वर्ड आने वाला है पेडिसल। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, तो पुष्पवृंत जिस पर बहुत सारे पुष्पक्रम बोला है, देखो यहाँ पर अकेला पुष्प नहीं बोला। पुष्पक्रम का मतलब है बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, क्योंकि हम पुष्पक्रम किसको कह रहे हैं? पुष्पों के लगने के क्रम को, तो उसको रिसेप्टिकल या पेडंकल कहेंगे। मैं आपको एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी। पुष्पों का निर्माण अक्ष की कक्षस्थ कलिका से होता है। ठीक है, ये कक्षस्थ कलिका बहुत बार आ गई है और मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि पत्ती और तने के बीच में जब कलिका बनती है, जिससे या तो शाखा बनेगी या पुष्प बनेगा, ये बात हम कर चुके हैं। और ऐसे ही टॉप पर भी होती है एक कक्षस्थ कलिका, उससे जनरली जो है उसको अंतस्थ कलिका कहते हैं, और उससे पुष्प बनता है। उस पुष्प शाखा पर अकेला होता है। जब पुष्प शाखा पर अकेला होता है, मतलब अगर किसी शाखा पर एक अकेला पुष्प है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हमने वो एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड किया था स्टेम के तने के रूपांतरण वाला, उसमें सबसे पहला मैंने आपको एक सेगमेंट बताया था जिसमें मैंने आपको अंतस्थ कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। तो उसमें आपने देखा था, मैंने आपको ये चीज बोली थी कि देखो इस पूरे प्लांट पे
टॉप पे सिर्फ एक ही पुष्प लगा हुआ है। तो जब पुष्प शाखा पर अकेला होता है तो इसे एकल पुष्प कहते हैं, यानी कि सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। अकेला है तो एकल, मतलब एक ब्रांच पर एक ही पुष्प। ठीक है, अभी डायग्राम से समझाऊंगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। ये पुष्प एकल शीर्षस्थ यानी कि सॉलिटरी टर्मिनल, शीर्ष पर अकेला है तो एकल शीर्षस्थ हो गया, या एकल कक्षस्थ, अगर कक्षस्थ पर अकेला है तो एकल कक्षस्थ हो गया। एक ही स्थान से अनेक पुष्पों के निकलने को पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे पुष्प एक साथ निकले हुए हैं तो फिर हमें पुष्प नहीं कहते, हम उसे पुष्प क्रम कहते हैं, क्योंकि फिर उनका एक क्रम होगा लगने का। अब ये जो हमने रामायण पढ़ी है इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ। जिसने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं किए तो चिंता मत करो, तुमको भी उनको भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखो, ये स्टेम है, ये पर्व होगी, पर्व संधिया है, ये तो समझ में आ गया ना। बीच वाला क्या होता है? पर्व होता है, और ये जो होती है उसको हम कहते हैं पर्व संधि। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इसको तो कहते हैं इंटरनोड, इंटरनोड, और इसको कहते हैं नोड। देखो, इंग्लिश में शब्द छोटा है, हिंदी में बड़ा है, और जो हिंदी में बड़ा है वो इंग्लिश में छोटा है। कई बार बच्चों को क्या ये इंग्लिश वाला वर्ड याद करने में दिक्कत आती है, वैसे तो इजी है। देखो, अगर ये नोड है तो दो नोड के बीच की जगह इंटरनोड, इंटर का मतलब बीच में, अंदर। ठीक है, और फिर भी ये नहीं याद होता है तो देखो, जिसका शब्द छोटा है उसका इंग्लिश वाला बड़ा है, और जिसका हिंदी वाला बड़ा है उसका हिंदी इंग्लिश वाला छोटा है, ऐसे। ठीक है, याद कर सकते हो। अभी मैंने आपको बात बताई थी कि ये तने की पर्व संधियों से यहां पर पत्ती निकलती है। बोलो पत्ती जी की जय। पत्ती और तने के बीच पर्व संधि से एक कलिका निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? कक्षस्थ कलिका। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बार बार इसीलिए मैं समझाती हूँ कि आपको कभी भी कंफ्यूजन न हो। कक्षस्थ कलिका। अब इस कक्षस्थ कलिका के बहुत सारे रूपांतरण हैं। ये टेंड्रिल भी बना सकती है, जैसे प्रतान हमने देखा, ये पुष्प भी बना सकती है, और ये शाखा भी बना सकती है। ठीक है, तीनों काम कर सकती है। क्या क्या काम कर सकती है और भी कर सकती है, हम एक बार के लिए 3 लिख देते हैं। ये पुष्प भी बना सकती है, ये शाखा भी बना सकती है, और ये कोई रूपांतरण भी बना सकती है। अब उसमें प्रतान वतान सब आ गए। ठीक है, जैसे प्रतान, टेंड्रिल्स जिनको हम कहते हैं, और पत्ती तो बनी ही है। ठीक है, और स्टिप्यूल से अलग होता है, स्टिप्यूल भी यही होता है ना। इसी पे मैं अगर ऐसा येलो यहाँ बना दूं तो ये स्टिप्यूल है, जो हमने अनुपर्ण देखा, वो अलग चीज है। तो ये कक्षस्थ कलिका जो है वो इतनी सब कुछ चीजें बना सकती है। ऐसी ही कक्षस्थ कलिका एक टॉप पर भी होती है, शीर्ष पे भी होती है। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पर ऐसी, इसको बोलते हैं अंतस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका। अंतस्थ, शीर्षस्थ कलिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? टर्मिनल, टर्मिनल बड। और इसको क्या कहते हैं? एक्सियल ब्लड बड, एक्सिलरी या एक्सिलरी बड। ठीक है, ये भी मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पहले बता चुकी हूँ। अब कहानी सुनना मेरी। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन है। अगर ये अंतस्थ कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती है, जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा, तने के रूपांतरण वाला जो अलग से प्रैक्टिकल मैंने डाला था L5 के साथ। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प था उसके नीचे आपने देखा था पत्तियां थी और पुष्प यहां पर बना हुआ था ऐसा, हालांकि वो पीले कलर का था, ऐसा पुष्प। तो अगर अंतस्थ कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती है, अगर अंतस्थ कलिका पुष्प बन जाती है, तो फिर हम उसको कैसा पुष्प कहेंगे? टर्मिनल या अंतस्थ पुष्प। थी तो ये भी कलिका ना,
इसको अंतस्थ कलिका ही कह रहे हैं, ये पुष्प में रूपांतरित हो गई। और अगर आप देखोगे तो ऐसी चीजों में सिर्फ एक शाखा पर एक ही पुष्प लगा हुआ है। अब अगर कोई पुष्प लगना है तो यहाँ से दूसरी शाखा निकलनी पड़ेगी और उस पे फिर पुष्प लगेगा, तो एक पर एक ही पुष्प लगा है, तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? सॉलिटरी पुष्प या एकल पुष्प, जो वहां पर लिखा हुआ है सॉलिटरी फ्लावर। ये बात समझ में आ गई। अब ये सॉलिटरी फ्लावर सिर्फ टर्मिनल पे नहीं होता है, इन पे भी हो सकता है ना। यहां से भी कोई शाखा निकल रही है और उस पे सिर्फ एक ही फ्लावर है, तो फिर हम उसको सॉलिटरी ही कहेंगे। बात समझ में आई? ये सेक्शन खत्म। अब इस वाली की बात सुनो। अगर कक्षस्थ कलिका, ये पत्ती, कक्षस्थ कलिका अगर पुष्प में रूपांतरित हो जाए, पर कक्षस्थ कलिका अगर पुष्प में रूपांतरित हो गए तो इसको कौन सा पुष्प कहेंगे? इसको अंतस्थ पुष्प कह रहे हैं, तो इसको कौन सा पुष्प कहेंगे? कक्षस्थ पुष्प। बात सिंपल है, कक्षस्थ पुष्प, एक्सिलरी फ्लावर। कोई दिक्कत आई क्या अभी तक? ये चीज समझ ली तो ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सा पुष्प है? ये कक्षस्थ पुष्प है। सारी बातें हो गई क्या? एक बार पॉइंट फिर से देख लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, जब पुष्प पर अकेला होता है तो सॉलिटरी पुष्प कहते हैं। अकेला पुष्प, एक ही शाखा, उससे फिर कोई और पुष्प नहीं निकलेगा। ये पुष्प एकल शीर्षस्थ यानी सॉलिटरी टर्मिनल या एकल कक्षस्थ, दोनों टाइप का हो सकता है। ये बात मैंने कर दी कि अगर ये देखो, शीर्षस्थ वाला यानी कि शीर्ष पे लगी होगी और कक्षस्थ वाला यानी कि कक्षस्थ लगी होगी। अगर ये दोनों सिचुएशन देखो सेम, कि अगर क्या होगा, अंतस्थ कलिका से एक पुष्प बन गया, ठीक है, अगर एक पर एक ही पुष्प है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिटरी फ्लावर। लेकिन कौन सा सॉलिटरी फ्लावर है? ये टर्मिनल सॉलिटरी फ्लावर है, क्योंकि कौन सी कक्षस्थ कलिका से बना हुआ है? ये अंतस्थ कलिका से बना हुआ है, अंतस्थ कलिका से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉलिटरी तो है लेकिन कौन से टाइप का? टर्मिनल सॉलिटरी है या अंतस्थ एकल पुष्प है। वो बात हो गई। दूसरा कह रहा है ऐसे ही कक्षस्थ एकल पुष्प भी होता है। ये कौन सा है? कक्षस्थ एकल पुष्प। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे एक ही फूल बना है और कौन सी कलिका से बना है? कक्षस्थ वाली कलिका से बना है, इसलिए कक्षस्थ एकल पुष्प कह दिया अगर एक ही पुष्प बना है। ठीक है, ये दोनों बातें आ गई। इसको मैं सही से लिख दूं। ठीक है, और कोई बात छूटी तो नहीं है? फिर से एक बार, ये दोनों बातें हो गई। अगर अनेक लगे होते हैं तो फिर हम उसको पुष्पक्रम कह देते हैं। ये बात समझा देती हूँ। ये एक्सिलरी समझ में आ गया। पुष्पों का निर्माण हमेशा किससे होगा? एक्सिलरी बड से होगा। और एक्सिलरी बड हमारे पास दो प्रकार की है, एक शीर्षस्थ वाली भी है और एक कक्षस्थ वाली भी है। ठीक है, शीर्षस्थ वाली भी है और कक्षस्थ वाली, कहते हैं उसको कलिका ही है, कक्षस्थ। लेकिन ये कह रहा है कि जनरली ऐसा होता है, आप कभी भी देखेंगे सॉलिटरी टर्मिनल वाले आपको बहुत कम मिलते हैं, हमेशा आपको पत्ती के यहाँ से ही फूल निकलता हुआ मिलता है। तो जनरली कक्षस्थ पुष्प ही निकलते हैं, वो एक भी निकल सकते हैं, दो भी, या अकेला भी निकल सकता है। ठीक है, तीसरी बात ये कह रहा है कि मान लो अगर इस पे बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, मतलब ये पुष्प लगा हुआ है, इसके साइड से और पुष्प निकल गए, ये पुष्प निकला हुआ है, इसके साइड से और पुष्प निकल गए, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं, यानी कि पुष्पों का गुच्छा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बंच कहते हैं। वो अब इंग्लिश वर्ड है बंच ऑफ फ्लावर, लेकिन साइंस में उसको कहते हैं इनफ्लोरेंस। ठीक है, जो बंच होता है उसको इनफ्लोरेंस। चलो, तो अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। पुष्पक्रम के प्रकार, दो पुष्पक्रम के प्रकार है, मतलब हम पुष्प को जो अरेंजमेंट देखते हैं प्रकृति में वो दो प्रकार का है। पहला असीमाक्षी और दूसरा सीमाक्षी। इंग्लिश वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पर कि इसको तो क्या कहते हैं? रेसिमोज।
देखो ये रेसिमोज है, अभी एक रेसिम भी आएगा, तो थोड़ा ध्यान से, इस पे ई की मात्रा है, असीमाक्षी, शी होता है ना, तो रेसिमोज है, ठीक है। अभी एक रेसिम भी आएगा जिसको असीमाक्षी बोलते हैं, ई की मात्रा नहीं होती उस पे। और दूसरा है ससीमाक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, साइमोस, ठीक है, साइमोस प्रकार का या ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम। सबसे पहले बात करेंगे रेसिमोस प्रकार के इन्फ्लोरेंस की। भाई इन्फ्लोरेंस आगे आप लिख देना, मैंने सिर्फ वो ट्रांसलेट किया है। क्या है भाई ये, इसमें पुष्प अक्ष की लंबाई निरंतर वृद्धिशील होती है। जरा इसको अंडरलाइन कर लेंगे, निरंतर वृद्धिशील होती है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर ये तना है तो इस तने की ये वाली बड, जिसको हम कौन सी कह रहे हैं, अंतस्थ कलिका कह रहे हैं, उससे कभी पुष्प नहीं बनेगा, नो पुष्प, कभी नहीं। अब कभी नहीं पुष्प बना तो क्या होगा, ये हमेशा क्या करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा, ठीक है। अगर पुष्प बन जाता है तो भाई पुष्प बन गया तो वो स्थायी बन जाती है अंतस्थ कलिका, और फिर उसमें वृद्धि नहीं होती। ऐसा हम दूसरे प्रकार में देखेंगे, ठीक है, सीमाक्ष प्रकार में। इसमें क्या होता है, हमेशा ये जो तना है वो क्या करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा। अब आप बोलोगे कि अंतस्थ कलिका पे पुष्प नहीं लग रहा, तो कहाँ लग रहा है, तो कौन सी कलिका पे लगेगा, साइड में। सारे पुष्प कहाँ लगे मिलेंगे आपको, साइड में लगे हुए मिलेंगे। अंतस्थ कलिका पे कभी कोई पुष्प नहीं लगेगा, ठीक है। पुष्प बना दूं, क्या करूं, मैं ऐसे गंदे ही पुष्प बनाती हूँ, जल्दी रहती है मुझे बहुत, ठीक है। चलो, वृद्धिशील होता है और इस पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। इसको भी जरा हाईलाइट कर लो, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल मैनर। अब ये क्या होता है समझा रही हूँ, यहाँ वैसे यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी मैं समझा दूंगी। में लगे होते हैं, इसमें नीचे के पुष्प बड़े तथा ऊपरी पुष्प छोटे होते हैं। अब ये छोटे बड़े का क्या खेल है, ये छोटे बड़े से यहाँ पे ये लेना देना है कि ये कहना चाह रहा है कि देखो ये तना है ना, ये वो क्या है, ये वो रिसेप्टिकल है जिसको हमने पेडंकल बोला, ठीक है। पुष्प क्रम का व्रंत है क्योंकि इस पर ही सारे पुष्प लगेंगे। ये क्या है, ये पुष्प व्रंत, जिसको हिंदी में तो पुष्पवंत कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि ये पेडंकल है। क्या है ये, पेडंकल, जिस पर सारे पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है। इस पे क्या होगा कि ऊपर वाले जो पुष्प है, ऊपर वाले पुष्प छोटे का मतलब क्या है कि भाई वो पहले, वो क्या है, तरुण पुष्प है। वो क्या है, तरुण पुष्प। अभी बता रही हूं तरुण पुष्प का मतलब क्या होता है। ये वाले तरुण यानी कि यंग रहेंगे, या हम बोल सकते हैं न्यू आपकी लैंग्वेज में। और नीचे वाले जो पुष्प है वो हमेशा कैसे रहेंगे, पुराने रहेंगे। तरुण का ये पुराने पुष्प है, जिसको हम बोल सकते हैं ओल्ड। अब अच्छा बताओ, जो जल्दी पैदा होता है, वो जल्दी पैदा होता है उसकी हाइट ज्यादा होती है, या जो बाद में पैदा होता है उसकी हाइट ज्यादा होती है। आप बोलेंगे जो जल्दी पैदा होता है। भाई अगर आप है और आपके बाद आपका भाई जन्मा है, भाई या बहन, तो उसकी हाइट तो आपसे कम ही रहेगी ना। मतलब एक एज में, मान लो आप 10 साल के हो और वो 9 साल का है, तो भाई उम्र भी कम रहेगी प्लस उसकी हाइट भी कम रहेगी। अब आप बोलना मत नहीं मेरा भाई तो 9 साल का है लेकिन वो मेरे से ज्यादा लंबा है, वो एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटे बड़े कह रहा है। जो पहले उग जाएंगे उनके तो पुष्प व्रंत जो है वो बड़े बड़े होंगे, क्योंकि वो पहले उगे हुए, उनकी हाइट भी बड़ी होंगी, वो दिखने में भी बड़े होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पुराने वाले पुष्प कैसे होंगे, बड़े। और जो अभी अभी उगे हैं या उग भी नहीं पाए हैं, सिर्फ कलियां हैं उनकी, वो कैसे होंगे, यंग होंगे, तो उनकी वो कैसे रहेंगे, छोटे, ठीक है। इसको तो आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। आपका छोटा भाई छोटा है, वो यंग है तो वो बाद में आया है, और आप पुराने हो, ओल्ड हो, तो आप पहले आए हो। तो इसमें इसको कहते हैं अग्राभिसारी क्रम। अग्राभिसारी, आगे कौन सा रहेगा, बड़ा, सॉरी आगे कौन सा रहेगा, छोटा, और पीछे कौन सा रहेगा, बड़ा। जब आप लाइन जमाते हो,
अपनी असेंबली की लाइन में जमाते हो, कैसे जमाते हो? हालांकि पता नहीं आपके स्कूल में, बाकी जनरल स्कूल में क्या होता है कि बोलते हैं हाइट वाइज जमाओ, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ताकि सबको सब कुछ दिखे। तो आगे कौन खड़ा रहता है? जिसकी हाइट छोटी है। तो छोटे को कहाँ रखना है? आगे। अब प्लांट का आगे क्या है? टॉप। हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो प्लांट का आगे वाला हिस्सा तो ये होगा ना, नीचे वाला पीछे वाला हिस्सा होगा। तो आगे छोटे को रखना है, पीछे बड़े को रखना है। ठीक है, ऐसा क्रम, अग्राभिसारी क्रम की परिभाषा क्या है? ऐसा क्रम जिसमें ऊपर की तरफ तरुण पुष्प लगे होते हैं, जबकि नीचे जाते जाते पुष्प पुराने और लंबे या बड़े होते हैं। ऐसे क्रम को हम कहते हैं अग्राभिसारी क्रम। ठीक है, अग्राभिसारी क्रम, आगे छोटा, ऊपर नीचे बड़ा। ठीक है, ऊपर के पुष्प छोटे और तरुण यानी कि यंग, जिनकी कलियां ही हैं, अभी कुछ फूल खिले भी नहीं है, और नीचे वाले पुराने। तो इसको बोलते हैं हम अग्राभिसारी क्रम। ठीक है, अग्राभिसारी क्रम याद रखना है इसको। एक्रोपिटल भी याद रखेंगे आप, देखो अ से अ ही है वैसे तो ये याद रखना है, ये बहुत बार काम आएगा। अभी जब हम इन्फ्लोरेंस के बाद की कहानियां पढ़ेंगे तब भी बहुत काम आएगा। अग्राभिसारी क्रम, जिसको हम एक्रोपिटल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, एक होता है तलाभिसारी, हालांकि अभी आया नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। तलाभिसारी में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, ऊपर वाले पुराने होते हैं, नीचे वाले नए होते हैं। तलाभिसारी यानी तल में नया, नीचे वाला, तल किसको बोलते हैं? नीचे वाले को। तो तल मतलब नीचे, नीचे वाला नया, ऊपर वाला पुराना। तो उनका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे, ऐसा, इसलिए इसको तलाभिसारी कहते हैं। ठीक है, हालांकि वो वर्ड यहाँ पर नहीं है, और इसको जो है एक्रोपिटल कहते हैं, उसको बेसिपिटल कहते हैं इंग्लिश में। चलो, आई बात समझ में? तो ये आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली कि इसका जो तना है वो हमेशा वृद्धि करता रहेगा, और यही आपको इन दोनों में अंतर भी करवाएगा। दूसरा, इनमें हमेशा पुष्प कैसे रहेंगे? अग्राभिसारी क्रम में रहेंगे। ऊपर की ओर छोटे व तरुण पुष्प, नीचे की ओर बड़े और पुराने पुष्प। चलो आ जाओ, अब यहाँ की कहानी मिटा दूं, दिखेगा नहीं तो। ये कितने प्रकार का होता है भाई? ये 2 प्रकार का होता है मैम। चलो, ये 2 प्रकार का नहीं होता, ये बहुत प्रकार का होता है। जरा प्रकार सुन लो इनके। असीमाक्ष, मैंने कहा था ना, फिर से आएगा। अब ये देखो, ई की मात्रा नहीं है, वो असीमाक्षी था और ये असीमाक्ष है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को सिर्फ रेसिमोस कहते हैं या रेसीम कहते हैं इसको। वो रेसिमोस था, ये रेसीम है। ठीक है, स्पाइक, स्पाइक को इंग्लिश में स्पाइक ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, आ जाओ। फिर है मंजरी, इसी का एक और हम पढ़ेंगे साथ में, जिसको स्पाइकलेट कहते हैं। हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर किसी किसी बुक में क्या है, इसको अलग से दे रखा है, इसलिए मैंने भी लिख दिया अलग से ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। स्पाइकलेट, ये जो मैं कह रही हूँ स्पाइकलेट। उसके बाद हम स्थूल मंजरी पढ़ेंगे, और इसके बाद हम समशीक पढ़ेंगे, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उनके प्रकार। इसको इंग्लिश में स्पाइकलेट को तो स्पाइकलेट ही कहते हैं, इसको बोलते हैं कैटकीन। ठीक है, स्पाइकलेट को। और स्थूल मंजरी और मंजरी करीब करीब सा सेम है। फिर ये है समशीक, जिसको हम कहते हैं कौरिम्ब। ठीक है, और कुछ है, देखो कई बुक्स में तो सिर्फ इतने ही दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरी ड्यूटी है आपको पढ़ाना, आगे जाकर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए कुछ जैसे एनसीईआरटी में शायद 1-2 ही दे रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, आगे मैंने उनको डिस्क्राइब किया है। एक होता है पुष्प छत्रक या पुष्प छत्र, जिसको हम बोलते हैं अम्बेल, ये भी आप नोट करेंगे। और एक है मुंडक, जिसको हम बोलते हैं कैपिटुलम। चलिए, हो गया।
ये स्थूल मंजरी और मंजरी आपको एक जैसा ही दिखेगा, वो मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको कहीं स्थूल मंजरी मिले तो आप कंफ्यूज ना हो और मंजरी मिले तो भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आ जाते हैं रेसीम प्रकार के। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, चिंता मत करो, ये अग्रा भी सारी जो मैंने समझाया उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें मुख्य पुष्पीय अक्ष पर सवृंत पुष्प, जरा ध्यान रखेंगे बात को, सवृंत यानी कि पेडिसिलेट। अब देखो एक नया वर्ड आ गया है जो मैं कह रही थी कि फिर से आएगा, समझाऊंगी इसको। तथा सहपत्री या असहपत्री पुष्प लगे होते हैं। सहपत्री और असहपत्री क्या होता है ये भी समझाऊंगी, डोंट वेरी, अभी सब करेंगे हम। सरसों, मूली, लार्कस्पर आदि। कैसा है ये पुष्पक्रम? इस पे पुष्पीय अक्ष पर जितने भी पुष्प लगे होंगे वो सब सवृंत होंगे, मतलब पुष्प जो है उसके नीचे एक डंडी होगी और उस पे जो है पुष्प लगा हुआ होगा जिसको हम पेडिसिलेट कहते हैं। अभी अब पेडंकल, पेडिसिलेट और रिसेप्टर सब एक बराबर हो गया होगा, हुआ है ना? अभी बता रही हूँ क्या है ये। तो पहले मैं इसको समझा देती हूँ फिर दूसरे को पढ़ते हैं, नहीं तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। बात समझिए अब मेरी। ये बात तो पक्की है कि इसके अंतस्थ शीर्ष पर कोई पुष्प नहीं है, तो सारे पुष्प कहां से लगेंगे? साइड से। अब मेरी बात सुनना, रेसीम प्रकार का जिसको हम असीमाक्ष कह रहे हैं, इसमें क्या होगा कि पुष्प जो है वो कुछ ऐसे लगे हुए रहेंगे। अब जो कहानी आई है उसको जरा मैं आपको समझाती हूं। पहली बात, एक हमने बात की पेडंकल। अब पेडंकल जिसको हम जनरली मैंने कहा पुष्पक्रम वृंत कहते हैं, पर वो एनसीईआरटी में पुष्पवृंति लिखा हुआ है तो मेरी मजबूरी है उसको पुष्पवृंत लिखने की, लेकिन आप पुष्पक्रम वृंत ध्यान रखेंगे। तो जिसको हम रिसेप्टिकल या पेडंकल कह रहे हैं, तो ये तो है पेडंकल जिस पर सारे पुष्प लगे हुए हैं, और जिस पर एक पुष्प लगा हुआ है उसका भी अलग से एक वृंत है, उसको क्या नाम देंगे? तो उसको जो नाम दिया हुआ है ना वो ये दिया हुआ है, क्या? पेडिसिल। ठीक है, बात समझ में आई? जो पेडिसिलेट लिखा हुआ है। अब मेरी बात मानो तो आप इसको हिंदी में पुष्पक्रम वृंत ही लिखो, सबसे बढ़िया है क्योंकि सही यही है। और इसको क्या लिखा है? इसको पुष्पवृंत लिखो, तो आपका हिंदी वाला जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, ये पुष्पक्रम वृंत है क्योंकि इस पे सारे पुष्प लगे हुए हैं, और ये पुष्पवृंत है क्योंकि इस पे अकेला पुष्प लगा हुआ है। अब सवृंत होते हैं, अब ऐसे पुष्प जिनमें वृंत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सवृंत। बिना वृंत वाले भी होते हैं, मतलब ऐसे भी आपको पुष्प मिलेंगे डायरेक्ट लगे हुए ऐसे, जिस पे वृंत नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवृंत, क्योंकि इस पे कोई वृंत नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एक्स पेडिसिलेट या ई पेडिसिलेट भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा साइड में लिख लो एक बार। ये कैसे हैं? रेसिमोज वाले सारे सवृंत है क्योंकि सब पर क्या है? वृंत है। और कौन से क्रम में लगे होंगे? वही एक ही है, अग्राभिसारी। एक्रोपिटल मैनर में, नीचे पुराने ऊपर नए। इसका एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाऊंगी एक खरपतवार में दिखाऊंगी जो हमारे घर के बाहर ही उगता है, तो वहां से मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगी वीडियो में। रेसिम टाइप का या रेसिमोस भी बोलते हैं कई, जो रेसिमोस बोलते हैं तो भी यही मतलब है, लेकिन सही वर्ड रेसिम ही है इसका, असीमाक्ष। ये बात हो गई एक की। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे सरसों मूली वूली दे रखी है, आपके खेत में लग रही है तो आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्पाइक की। स्पाइक क्या होते हैं? इनमें पुष्पीय अक्ष पर अवृंत पुष्प लगे होते हैं। और पुष्पीय अक्ष क्या होता है? पुष्पीय अक्ष ये होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने डायग्राम में देखा, यहाँ पे ये वाला जो अक्ष है वो क्या है? पुष्पीय अक्ष है। ठीक है, और इस पे यहाँ पे अगर पुष्प के नीचे अगर कोई ऐसी ग्रीन संरचना होती है तो उसे हम बोलते हैं सहपत्र, और जिनमें ये सहपत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहपत्री यानी कि ब्रैक्टेट, और जिसमें नहीं होते उन्हें ई ब्रैक्टेट कह देते हैं। ठीक है, सब में नहीं होते। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की,
इसके उदाहरण है त्रिचिट्टा और चोलाई, जिसको हम एमरंथस कहते हैं। और एमरंथस क्या है, आप वो चंद्रोई खाते हैं, हमारे यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में चंद्रोई बोलते हैं, उसमें ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, पुष्प अव्रंत होता है। जो मैंने आपको बताया कि पुष्प में क्या नहीं होगा, व्रंत नहीं होता है। अब पुष्प में व्रंत नहीं होगा तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे पुष्प, यहाँ पे पुष्प, फिर यहाँ पे पुष्प, दोनों साइड पुष्प लगे हुए हैं, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपको मैं वीडियो में बता दूंगी, आप देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइकलेट की। इसमें बहुत सारे स्पाइक एक साथ लगे होते हैं, सिर्फ यही अंतर है। अगर बहुत सारे स्पाइक एक साथ लगे होते हैं तो हम उसको स्पाइकलेट कहते हैं। ठीक है, यही सिर्फ डिफरेंस है। और ये किस में होता है, गेहूं में। गेहूं की बाली सबने देखी होगी, खेत में लगी हुई हो कभी किसी के, देख लो। ये है एमरंथस, देखो कितना पास पास ऐसे गुच्छा सा आपको दिखेगा, ये है इसका इन्फ्लोरेंस। अब आप ये बोलेंगे ये कौन से पुष्प है, ये पुष्प ही है, लेकिन ये सब बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं और इनमें व्रंत नहीं है, तो इसीलिए ये ऐसे दिख रहे हैं। ये है एमरंथस, जो मैंने अभी आपको बताया। एमरंथस साइंटिफिक नेम है इसका, और वैसे चोलाई। और ये गेहूं आपने देखा है। अब ये तो एक बाली है ना। अगर आप गेहूं की बालियां देखें तो वो बहुत सारी एक साथ लगी, ये एक स्पाइक है। मैं आपको इसका स्पाइकलेट बना के दिखाती हूँ। अगर इसको हम स्पाइक कहते हैं तो स्पाइकलेट क्या होगा कि यहाँ पे भी एक गेहूं की बाली लग जाए, यहाँ पे भी एक गेहूं की बाली लग जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये स्पाइकलेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा गेहूं में होता है। और ये क्या है, ये अकेला है, इसलिए ये स्पाइक है। मैंने आपको वीडियो में बाजरा दिखाया है, ठीक है, जो पैनिकल कहा जाता है। स्पाइक का ही है वो, लेकिन उसको पैनिकल कहते हैं क्योंकि वो ग्रुप ऑफ है। स्पाइक का ही उदाहरण है बाजरा भी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मंजरी यानी कि कैटकीन की। क्या है मंजरी, इसमें पुष्प अक्ष लंबा व कमजोर होता है। मतलब पुष्प अक्ष की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जिस पर बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, यानी कि पेडंकल। इस पर एक लिंगी व दल विहीन पुष्प लगते हैं। कैसे पुष्प लगते हैं, एक लिंगी। अब एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, ये बात समझ नहीं आ रही होगी। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसपे या तो सिर्फ नर हो या सिर्फ मादा। पुष्प की संरचना आप 10th में पढ़कर आए हैं। पुष्प में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है पुंकेसर जो नर को डिनोट करता है, और एक होता है स्त्री केसर जो फीमेल को डिनोट करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। तो अगर दोनों में से कोई एक ही हो, यानी कि सिर्फ नर हो यानी पुंकेसर हो, और जायांग नहीं हो यानी कि स्त्री केसर नहीं हो, दो या फिर स्त्री केसर हो और नर नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दल विहीन क्या होता है, पुष्प की पंखुड़ियां देखी है सबने, जो पंखुड़ियां होती हैं कलरफुल, उसको कहते हैं दल। तो ऐसे पुष्प जिसमें पंखुड़ियां ही नहीं है, बिना पंखुड़ी वाले पुष्प जब होते हैं तो वो, और किसे तना जो होता है वो कैसा होता है, कमजोर होता है। ये देखो एग्जाम्पल है इसका शहतूत। सभी ने शहतूत देखा है, ये कितना लटक रहा है क्योंकि ये कमजोर है और इस पर फूल लगे हुए थे। अब हालांकि ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, तो फ्रूट भी भाई जहां फूल होगा वहीं तो फ्रूट बनेगा। तो ये सब जो फ्रूट आपको छोटे छोटे डॉट दिखते हैं, ये अकेला एक फ्रूट नहीं है, ये सब छोटे छोटे फ्रूट हैं और ये मिलके एक बंच बनाते हैं। ये सब फूल रहे होंगे कभी। ये हर एक डॉट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस शहतूत पे, जिसको हम मलबरी कहते हैं, ये हर एक डॉट एक पुष्प था जो अब फूल में बदल गया है। और ये जो इसकी डंठल है, ये इसका क्या है, पेडंकल। ठीक है, तो शहतूत पूरा के पूरा क्या है, एक पुष्प क्रम है। उदाहरण शहतूत यानी कि जिसको हम साइंटिफिक नेम जो है वो मैरासेल्बा है, और सेलिक्स। शहतूत आपको याद रहेगा, सबने देखा भी होगा। ठीक है, क्या होता है इसमें पुष्प व्रंत जो है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा लंबा, और यहाँ पे एक पुष्प, यहाँ पे एक पुष्प, यहाँ पे एक पुष्प, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब ये ऐसा दिख रहा है आपको शहतूत जैसा। अगर ये सब पुष्प फल बन जाएंगे तब ये आपको ऐसा ही तो दिखेगा।
तो इसमें आप बोलेंगे तो स्पाइक जैसा दिख रहा है। स्पाइक और इसमें क्या अंतर है? स्पाइक अवृंत होते हैं लेकिन एक लिंगी नहीं है। ये पुष्प कैसे हैं? एक तो एक लिंगी है और इनमें दल भी नहीं है। स्पाइक वाले में दल रहेंगे, पंखुड़ियां रहेंगी। अगर आप गेहूं देखेंगे तो ये देखो, ये गेहूं एक लिंगी नहीं है, इसमें स्त्री भी है, मादा भी है। और गेहूं का जो ऐसे गेहूं लगा होता है ना, यहाँ पे उसकी पंखुड़ियां रहती है जो आपको दिखती नहीं है। अगर गेहूं में देखना चाहोगे तो भी नहीं दिखेगी ना, उसको लूम कहते हैं, नाम अलग दे रखा है उसको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, यही तो स्त्री केसर है, इसका वर्तिकाग्र, स्टिग्मा और स्टाइल। इसीलिए इसमें और उसमें फर्क है। ऐसे अमरंथस में भी है, एक लिंगी नहीं है, ये द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि इनमें नर व मादा दोनों है। ये एक लिंगी है प्लस दल विहीन है। अब बात करते हैं कौरिम्ब की, यानी कि जिसको हम समशीख कह रहे हैं, हिंदी वालों के लिए याद करना इजी हो जाएगा। क्या है इसमें? वही पुष्पक्रम है। ये हमारा क्या हो जाएगा? पेडंकल, सबके अंकल पेडंकल, जिसको हम पुष्प क्रम वृंत कह रहे हैं या पुष्पीय अक्ष बोल दो। ये पुष्पीय अक्ष है। इसमें पुष्प कैसे लगे होते हैं कि नीचे वाले पुष्प जो होंगे उनकी डंडियां बड़ी बड़ी है, ऐसे। ये पुष्प इधर से निकला, ये पुष्प। ऊपर वाले जो पुष्प लगेंगे, जो नए पुष्प लगेंगे, उनकी डंडियां छोटी होंगी, ये लो। फिर एक और लगा, इसकी और छोटी होगी, फिर इसकी और छोटी। तो ये क्या होगा? ऐसे पुष्प लगते हैं कि नीचे वालों के पुष्पवृंत लंबे हो जाते हैं और ऊपर वालों के पुष्पवृंत छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो सब पुष्प एक जैसे दिख रहे हैं, एक लेवल पे दिख रहे हैं, यानी कि इनका शीर्ष समान दिख रहा है। मतलब इनका शीख का मतलब क्या होता है? हेड। इनका हेड जो है वो सम हो गया है, एक जैसा हो गया है, इसीलिए इनको कौरिम्ब या समशीख कहते हैं। एक जैसा शीख का मतलब होता है शीर्ष। देखो मीनिंग याद रख लो, याद करना इजी हो जाएगा। सबके मीनिंग मैंने आपको बताया, स्पाइक के छोड़कर, क्योंकि वो खुद इंग्लिश है, बाकी हिंदी इंग्लिश जो है मैंने आपको बताया। समशीख, एक जैसा शीख, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कौरिम्ब में क्या था, अभी अम्बेल आएगा उसमें क्या है, फिर असीमाक्ष में क्या है। तो ये समशीख मतलब एक जैसा शीख। अब एक जैसा शीख कब होगा? जब सारे पुष्प के वृंत अलग अलग लंबाई के होंगे, नीचे वाले लंबे, ऊपर वाले छोटे। इसमें पुष्पक, अब ये पुष्पक क्या है भाई? एक पुष्प को पुष्पक कह दिया इसने, से छोटा होता है। नीचे स्थित पुष्पों के पुष्पवृंत लंबे, ऊपरी पुष्पों के पुष्पवृंत छोटे होते हैं, जिससे एक छत जैसी संरचना बन जाती है या रचना बनती है। इसमें सभी पुष्प समान ऊंचाई के होते हैं। समान ऊंचाई के इन द सेंस क्या कहना चाह रहा है? मतलब सबकी हाइट जो है वो एक जैसी दिख रही है नहीं, लेकिन हमें दिख एक जैसी रही है क्योंकि वृंतों में डिफरेंस है। उदाहरण के लिए कैंडी टफ्ट और केसिया, ठीक है। ये कैंडी टफ्ट है, आप देख सकते हो। ये देखो सारे पुष्प एक ही लेवल पे दिख रहे हैं आपको, जबकि नीचे से आप देखोगे तो आपको सबकी डंडियां जो है वो अलग अलग ऊंची नीची दिखाई देगी, इस तरह से, ठीक है। ये है कैंडी टफ्ट। आ जाओ अब पुष्प छत्र। छत्र का मतलब छतरी, बस याद हो गया, छतरी जैसा आकार है इनका। तो इसमें क्या होता है? एक पुष्प क्रम, पुष्पीय अक्ष रहेगा, वहां से ऐसे पुष्प निकलेंगे। ये पुष्प निकला, फिर ये पुष्प निकला, फिर ये, फिर ये, फिर ये। छतरी बना दो बस, छत्र से छतरी याद रखो। कैसे दिख रहे हैं? ये छतरी जैसे दिख रहे हैं, बस पुष्प छत्र। इसमें पुष्पीय अक्ष बहुत छोटी होती है और सभी पुष्प एक ही स्थान से निकलते प्रतीत होते हैं, ठीक है। हालांकि निकलते नहीं है, ये मैंने बनाए भी, देखो टेढ़े मेढ़े, एक को यहाँ से निकाला है, एक को किसी दूसरी जगह से निकाला है, अगर आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि ये एक साथ निकलते हुए प्रतीत होते हैं। निकलते हालांकि अलग अलग जगह से, आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। यह एक छाते के समान संरचना दिखाई देती है। इसमें परिधि के पुष्प बड़े, देखो परिधि के पुष्प बड़े हैं और केंद्र के पुष्प छोटे हैं, जैसे धनिया। धनिया एग्जाम्पल याद रहेगा आपको, ठीक है। ये धनिये का ही फोटो है, अगर घर में धनिया उग रहा हो तो देख लो। मेरे घर में उग रहा है लेकिन वो सीजन नहीं है तो धनिया है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया है लेंटाना कैमराना, ठीक है। लेंटाना
कैमराना। ये क्या है? ये आपके घर के आसपास आपको जरूर दिखेगा, मेरे घर के आसपास बहुत है। इसमें खुशबू आती है इस फूल में। अभी आप फोटो देखेंगे ऐसा सा ही कुछ दिखता है, लेकिन इसमें अलग सी खुशबू होती है, बहुत तीखी सी। ये मैंने आपको दिखाया है वीडियो में और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सौंफ में भी ऐसा ही होता है, तो भाई ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छत्र मतलब छतरी जैसा, उसमें समशीख मतलब शीख समान है, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट, मुंडक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसमें पुष्पी अक्ष चौड़ा और आसन का निर्माण करता है। मतलब जो पुष्पी अक्ष हम ऐसा लंबा बना रहे थे, अब ये लंबा नहीं रहा, ये चपटा हो गया है। चपटा होके ऐसा फ्लैट बन गया है। कैसा हो गया है? फ्लैट, बिल्कुल इस तरह से, ऐसा डिस्क के समान। ये पुष्पी अक्ष है, चपटा ऐसे प्रेस हो गया, प्रकृति ने इसको चपटा कर दिया, ठीक है। आसन पर 2 प्रकार के पुष्पक लगे होते हैं। पुष्पक मतलब अब हर एक पुष्प को हम पुष्पक बोल देते हैं, क्योंकि हर को पुष्प बोलेंगे तो फिर छोटे है ना आकार में, तो पुष्पक बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर नहीं कह के क्या कह देते हैं उसको? फ्लोरेट, ठीक है। पुष्पक इसमें 2 प्रकार के होते हैं। परिधि, परिधि कौन सी है? ये दोनों। परिधि के पुष्प रश्मि पुष्पक कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे भी एक आपको इस तरह के पुष्पक दिखेंगे। ये आपको पुष्प नहीं लग रहे होंगे और लगेंगे भी नहीं। उदाहरण देखो आप, गेंदे का फूल है ना, इसको आप फूल कहते हो, लेकिन ये अकेला फूल नहीं है। इसकी हर एक पत्ती, जिसको आप पत्ती कहते हो, ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये हर एक पत्ती एक फूल है। बताओ, आप बोलोगे मैम क्या, यही तो प्रकृति है ना। ये एक एक जो पत्ती आप जिसको पंखुड़ी कहते हो ना, वो पंखुड़ी नहीं है, वो हर एक पत्ती एक फूल है। तो परिधि वाले, अगर आपने गेंदे को फूल को नहीं देखा है ध्यान से, तो जरा उसको खोले, देखे। बाहर आपको ये जो ऑरेंज ऑरेंज पत्तियां दिख रही है, ये बना रही हूं मैं। ये हर एक पत्ती एक पुष्पक है, यानी कि एक पुष्प है। अगर आप इसको ध्यान से खोलेंगे तो इसके नीचे नर व मादा आपको दोनों दिखते हैं। कभी खोल के देखना ध्यान से, ठीक है। तो ये है पुष्पक, हालांकि बहुत बारीक है, वही थोड़ा सा डिटेलिंग करके आपको देखना पड़ेगा। पुष्पक और परिधि पर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं? रे फ्लोरेट। हिंदी में इसको अर्पुष्पक कहते हैं या रश्मि, दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है। अब बीच में थोड़े छोटे पुष्पक मिलेंगे आपको, ऐसे, जो अब मैं पीले कलर के बनाऊंगी, ऐसे ऐसे, और दिखते भी होंगे आपको गेंदे के बीच में ऐसे। यहाँ पे भी क्या है? पुष्प है। और ये पुष्पक क्या कहलाते हैं? डिस्क या बिंब पुष्पक। हमें तो पता ही नहीं था, और शायद आपको भी आज ही पता चल रहा है कि ये एक फूल जो है, फूल नहीं है ना। और इसका जो पुष्पासन है वो ऐसा दिखता है। सूरजमुखी, गेंदा, उदाहरण देख रहे हैं। मैंने आपको जो बताया है वो वर्बीसेनिया बताया है, क्योंकि गेंदे का फूल तो आप देख लेंगे, है ना। वर्बीसेनिया में बहुत अच्छी तरह से आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसलिए मैंने आपको वीडियो में वर्बीसेनिया बताया है। क्या बताया है मैंने वीडियो में? वर्बीसेनिया। ये साइंटिफिक नेम है उस फ्लावर का जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। वर्बीसेनिया। गेंदा देख ले खोल खाल के, बढ़िया से, आपके ऊपर है सब कुछ, ठीक है। चलो, तो खत्म हुई है कहानी आज की कि क्या है ये सब। तो जल्दी से आप जो है कहाँ जाएंगे? वीडियो देखने। तो वीडियो देखिए आप, 2-3 फ्लावर मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको कि कैसा कैसा पुष्पक्रम हमें इस टाइप का मिलता है। जल्दी से फटाफट देखिए, वापस आइए और फिर हम इसकी एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास एक जंगली पादप है और उसमें हमें मिला है असीमाक्ष प्रकार का, यानी रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम। इसको हम देखेंगे, स्टडी करेंगे अभी कि कैसे क्या लगे हुए हैं इस पे फूल। 2 चीज़ देखनी है हमें इसमें। देखिए, एक जो असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है यानी रेसिमोस, उसमें वो कह रहा है कि ऊपर वाले पुष्प जो होते हैं वो तरुण होते हैं। ये देखिए, पुष्प बने नहीं है, ये पुष्प कलिकाएँ हैं अभी, और नीचे वाले पुष्प जो होते हैं वो पुराने होते हैं। तो ये देखिए, सारे खिले हुए पुष्प हैं, जो बाद में खिलता है ना पुष्प, तो पुष्प खिला हुआ है, मतलब ये पुराना है, और ये तरुण कलिकाएं हैं जो आपको ऊपर दिख रही है। तो ये एक विशेषता होती है।
प्लस एक और चीज़ जो हमें देखनी होती है कि व्रंत होते हैं इनमें आप देखिए, ये जो छोटे से पुष्प हैं, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो इन सब में आपको जो व्रंत दिख रहे होंगे, ये देखिए, इस पुष्प का भी व्रंत है, इसका भी व्रंत है, ये सब व्रंत वाले पुष्प हैं। यही फ़र्क होता है असीमाक्ष और स्पाइक सीमाक्ष में, है ना। हम जो पढ़ेंगे, जो रेसिमोस टाइप के पुष्प में क्या होते हैं, पुष्पवृंत। देखिए ये कली है, इसमें आपको दिख रहा होगा छोटा सा पुष्पवृंत। और दूसरी चीज़ जो होती है कि इसके ऊपर कोने पर पुष्प नहीं होता। जो चीज़ आपको इसमें नहीं दिखेगी उसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊंगी। अभी आप इसमें सिर्फ इतनी चीज़ देखिए, एक तो तरुण पुष्प वाली चीज़ और एक ये व्रंत होते हैं इनमें, देखिए ये। तो ये जो है असीमाक्ष यानी कि रेसिमोस टाइप का है। ये देखिए व्रंत आपको अब यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये देखिए, तो ये व्रंतीय पुष्प हैं। मेरा बेटा बच्चों, हमारे पास ये बाजरा है और ये स्पाइक का ही एक उदाहरण है। इसमें भी ये आप जो देखते हैं छोटे छोटे, ये सब इसके फूल होते हैं जो बाद में बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। और बाजरा भी पेनिकल कहते हैं वैसे, स्पाइक का अगर गुच्छा होता है तो उसको पेनिकल भी कहा जाता है। ये जो है ये बाजरे के फूल हैं जो आगे जाकर बाजरा बनने वाले हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पे व्रंत भी दिख रहे हैं हर पुष्प पे, ये देखिए। तो ये व्रंतीय पुष्प होते हैं जो इस तरह से अरेंज होते हैं और बाजरे का पूरा जो है स्पाइकलेट बनाते हैं, पेनिकल। देखिए बच्चों, ये कैमराना मोंटाना है और ये आपके आसपास आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो अम्लिकल यानी पुष्प, जो अम्बेल टाइप का पुष्प छत्र वो दिख रहा होगा आपको। ये सब अलग अलग पुष्प है, ये पुष्प अलग है, ये अलग है। और ये बीच वाले जो हैं वो खिले नहीं है, ये भी ऐसे पुष्प तो पूरा आपको छतरी जैसा दिखता है। ये देखिए, ये सब एक एक पुष्प है और ये एक ही जगह से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह से निकले, लेकिन एक छतरी के समान संरचना बनाते हैं। और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सहपत्र, जो हम बात कर रहे थे ब्रैक्ट की, ये सहपत्र है इसका। ऐसा मैक्सिमम फ्लावर्स में होता है, किसी में नहीं भी होता। तो ये है लैंटाना कैमराना, जो है या कैमराना मोंटाना भी कहते हैं इसको कई जगह। और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आती है। जब हम रेसिमोस टाइप के पुष्प की बात करते हैं तो ये मुंडक यानी कैपिटुलर टाइप का क्या है पुष्पक्रम में। इसमें हम बात करते हैं कि परिधि पर जो ये पुष्प है, आपको लग रहा होगा कि ये पत्तियां हैं, लेकिन ये पत्तियां नहीं है, ये पुष्प है। बीच वाले भी पुष्प हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पुष्पावली व्रंत है वो ऐसा गूदेदार गद्दी की तरह हो जाता है। और परिधि वालों को अर्पुष्पक कहते हैं, तो ये अर्पुष्पक है, जिह्वाकार जिसको कहते हैं। और ये वाले जो पुष्पक है इनको डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, क्योंकि बीच वाला पार्ट जो है वो डिस्क जैसा है, तो इसको डिस्क फ्लोरेट या बिंब पुष्पक कहते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार के पुष्प इनमें देखने को मिलते हैं। ये कैपिटुलम यानी कि मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम है। तो देखा आपने वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा, और सबसे अच्छा ये समझ में आया होगा और अम्बेल समझ में आया होगा, ठीक है, जो छतरी जैसा था, जिसका मैंने कैमराना लेंटाना कैमराना एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो देखिए अपने आसपास के और कौन कौन से पुष्पक्रम आपको इनमें से मिल पाते हैं। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो उसकी मैं समाप्ति की घोषणा करती हूँ, और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए प्रकार के इन्फ्लोरेंस यानी कि पुष्पक्रम के साथ।